गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपनी इंडियंस फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड है वो कंप्लीट कर चुका। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको ऐड बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो कैसे हैं या कैसे थी, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बाकी ये छोटी सी यूनिट है, तो अगर आपके एग्जाम में भारत और चीन के संबंध को लेकर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो भाई, भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो कैसे थे और आज कैसे हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। देखो, चीन सन 1949 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, जब चीन को गुलाम बना रखा था तो चीन जो था वो 1949 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, और जैसे ही चीन आज़ाद हुआ तो उसने ना मतलब क्या करा था, सबसे पहले देखो, चीन को किसी दूसरे देश ने गुलाम बना रखा था, तो चीन ने क्या करा, जैसी आज़ादी उसे मिली तो उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मतलब कि चीन ने आज़ादी प्राप्त करते ही चीन ने भारत के कहने पर साम्यवादी व्यवस्था अपना ली। जो कम्युनिस्ट पार्टी है या कम्युनिस्ट जो वो है मैनेजमेंट, उसे अपना लिया था। ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था को अपना लिया था। फिर इसके अंदर क्या था वो देखते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, चीन की जनतावादी जो गणराज्य की स्थापना, मतलब कि खुद का देश है उनका, उसकी स्थापना हुई। वहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। मतलब वहाँ पे जितना भी कुछ होगा वो सोवियत मॉडल पर आधारित होगा। जिस प्रकार की व्यवस्था सोवियत संघ ने अपना रखी है समाजवादी, वही व्यवस्था चीन ने भी अपनाई। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था। ठीक है, ये ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था। उत्पादन और वितरण सरकार की नीतियों के अनुसार होता था। चीन ने विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात किए जाने वाले सामानों का निर्माण देश में ही करवाना शुरू कर दिया कि देश के अंदर ही वो क्या करेंगे, जो भी सामान वो बाहर से मंगाते थे वो देश में ही निर्माण करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आज हम जानते हैं कि चीन भी एक जुगाड़ू देश है, क्योंकि उसने पहले क्या करा, इस चीज़ों पर काम कर रखा है। जो चीज़ें वो बाहर से मंगाते थे उन चीज़ों को वो देश में ही बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि इनकी जो आर्थिक जो थी वो आर्थिकी वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इस नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% प्रतिशत वार्षिक दर से हुआ था। ठीक है, हर साल 5 से 6% उनका विकास हो रहा था, परंतु औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं हुआ। औद्योगिक जो था, उद्योग के द्वारा किया गया उत्पादन वो तेज़ी से नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। हर एक व्यक्ति की आय क्या थी, इनकम वो बहुत कम थी, और विदेशी व्यापार ना के बराबर था, क्योंकि सारी चीज़ें देश के अंदर बनाई जा रही है और देश के अंदर ही यूज़ की जा रही है। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय जो थे वो लिए थे। चीन ने क्या करा, 1970 में चीन के जो नेता थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। वो कौन कौन से थे वो हम जानेंगे। तो देखो, चीन अभी तक क्या कर रहा था, कोई व्यापार नहीं कर रहा था, किसी दूसरे देश से संबंध नहीं थे उसके, वो अकेला रहता था, अकेला ही कुछ ना कुछ करता था और बनाता था और खाता था। फिर क्या हुआ, चीन ने 1972 में, ठीक है, चीन ने 1972 में क्या करा, अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर दिया। जो वो अकेलापन था ना पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में, उसको दूर कर दिया। इसके अलावा निम्नलिखित उपाय किए जिससे चीनी अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई। वो कौन कौन से थे वो हम देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो हम देखते हैं, 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी ताकि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक के निवेश में उच्चतर मतलब हाई प्रोडक्शन जो है उसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, उसमें बताया गया अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला गया। जो पहले अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या था, सभी चीज़ों पर किसका होता नियंत्रण, सरकार का, तो उसको अब चरणबद्ध तरीके से खोला गया था। पहला जो था 1982 में, ठीक है, 1982 में क्या किया गया था, खेती का निजीकरण किया गया। फिर उसके बाद 1986 में, ठीक है, 1982 में खेती का निजीकरण हुआ। फिर 1986 में उसके 4 साल बाद उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई थी।
फिर उसके बाद व्यापार भी अवरोधक हो, व्यापार के जो अवरोधक थे और रुकावटें थे उनको केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसके लिए हटाया गया कि विदेशी निवेशक जो भी विदेश के इन्वेस्टर हैं अपने उद्यम लगा सके, ठीक है, ताकि वो अपने उद्यम जो थे वो लगा सके। इस प्रकार वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था में चीन ने अपने आर्थिक एकांतवास को दूर करके मतलब कि दूर किया और विदेशी जो वो थे निवेशक उनको निमंत्रण दिया और साथ ही साथ बाजार मूलक जो मतलब ये अर्थव्यवस्था है उसको भी अपने तरीके से या ढंग से अपनाया है, ठीक है। उपयुक्त उपायों या नीतियों में परिवर्तन के कारण चीन की अर्थव्यवस्था जो थी वो मतलब कि उसके कुछ परिणाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है। और वो देखो जो उसकी अर्थव्यवस्था उसके परिणाम क्या है, देखो पहला है कृषि उत्पादों और कृषि से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन देता था ग्रामीण आय गांव की जो इनकम थी उसमें वृद्धि हुई। दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ता चला गया, बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया प्राइवेट सेविंग करना शुरू कर दिया, इससे ग्रामीण उद्योगों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई, ठीक है। गाँव के अंदर उद्योगों या जो भी मतलब कि जो मतलब उद्योग वगैरह फैक्ट्री वगैरह वो ज़्यादा आने लग गई, ठीक है, मशीन वगैरह। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेजी से हुई। व्यापार के नए कानूनों को जितने भी व्यापार के नए कानून थे उनको विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SEZ, ठीक है, उसके लिए क्या करा खोल दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ उसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। फिर चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक मतलब वो डायरेक्ट क्या करता था, वो इन्वेस्ट करने के लायक बन चुका था और सबसे आकर्षक देश बन गया था। हर कोई देश उसे जानने लग गया था क्योंकि अब कोई भी देश उससे क्या करता था विदेश मतलब कि अगर उसके साथ वो करना चाहता था कोई संधि वगैरह या फिर विदेश में क्या करता है इन्वेस्ट करता था खुद, ठीक है। अब चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके बल पर वह पूरे देश में दूसरे देशों में क्या कर सकता है निवेश कर रहा है, ठीक है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हो गया और विश्व आर्थिकी से भी क्या हो गया जुड़ गया था, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में जुड़ गया और साथ ही साथ विश्व आर्थिकी से भी जुड़ गया। देखो कहाँ वो था और अब कहाँ पहुँच चुका है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि चीन की सफलता उसको 2040 तक जो चीन की सफलता उसको 2040 तक क्या करेगी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और वह अमेरिका से भी क्या होगा आगे निकल जाएगा, विश्व की सबसे आर्थिक शक्ति बना देगी और वो अमेरिका से भी क्या होगा आगे निकल जाएगा। भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो देखते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब जो भी मतलब मित्रता वाले संबंध है वो कैसे रहे। देखो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देना मतलब कि प्रारंभ में भारत और चीन के संबंध जो थे वो महत्वपूर्ण थे, मतलब बहुत बढ़िया थे, ठीक है, मित्रता वाले थे। भारत चीन की साम्यवादी सरकार को पहले मान्यता देने वालों में से एक था। फिर क्या हुआ 29 अप्रैल 1954 को प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख जो थे वो चाउ एन लाई, ठीक है, चाउ एन लाई, ठीक है, चीन के प्रमुख कौन थे चाउ एन लाई, ठीक है, लाई भी बोल सकते हैं इन्हें। लाई ने शांतिपूर्ण सहस्त्र के 5 सिद्धांतों को अर्थात पंचशील की घोषणा कर दी। संबंधों में क्या हुई धीरे धीरे दरार आने लगी। अब देखते हैं क्या हुआ 1950 में तिब्बत पर चीन के द्वारा अधिकार करने के कारण मध्यवर्ती राज्यों का अंत हो गया। प्रारंभ में भारत ने इसका विरोध नहीं किया परंतु बाद में क्या चीन ने तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करी, जिसके कारण विवश होकर तिब्बत के जो धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से क्या मांगी राजनीतिक शरण मांग ली और भारत ने 1959 में उन्हें शरण भी दे दी। तब चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत उसके आंतरिक मामले में दखल दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत ने क्या बोला था कि हम पंचशील समझौते में तो हम एक दूसरे के अंदरूनी मामले में जो है दखल नहीं देंगे, लेकिन भारत ने क्या करा अंदरूनी मामले में दखल दी। इसके साथ ही क्या हुआ चीन ने जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार जताया। उसने अंग्रेजों के समय की जो सीमा रेखा थी उसको मानने से इनकार कर दिया। 1957 से लेकर 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन पर अपना अधिकार कर लिया। घटनाओं में क्या होता है जो उपयुक्त जो ऊपर घटनाएं बताई गई उसमें भारत और चीन के संबंधों में क्या गई दरार आ गई, क्योंकि भारत ने क्या करा एक बार नहीं 2 बार बहुत मतलब अंदरूनी मामले में क्या करी दखल दी और 1962 में, ठीक है, चीन पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, चीन ने क्या कर दिया भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन ने किया था चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखो चीन के जो संबंध थे वो बेकार हो गए थे। फिर क्या हुआ
आगे देखते हैं 1962 के बाद जब युद्ध हो चुका था उसके बाद संबंधों में दरार के सुधार, संबंधों में जो भी दरार आई थी उसमें सुधार करने के लिए क्या हुआ था। देखो 1962 के युद्ध के कारण, ठीक है, 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके कारण भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन में 1976 तक कूटनीतिक नहीं रहा, मतलब कि कोई संबंध ही नहीं रहे, ठीक है। 1976 तक भारत और जो चीन है उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं रहे, कूटनीतिक मतलब है किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं रहे। परंतु 1970 के दशक के उत्तरार्ध में 1976 के बाद चीन में राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार होना शुरू हो गई, ठीक है, जो कि निम्नलिखित है, सुधार हुई जो कि निम्नलिखित है। पहला 1981 में सीमा विवाद को हल करने के लिए वार्ता का तरीका अपनाया गया, ठीक है, सीमा विवाद का जो भी तरीका उसको हल करने के लिए बातचीत का तरीका अपनाया गया। दिसंबर 1988 में 7 साल के बाद राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और आपसी संबंधों को सुधारने की कोशिश भी की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक का आदान प्रदान किया, वैज्ञानिक तकनीक क्षेत्र में और परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट लगाने के लिए समझौता किया। इस प्रकार अब दोनों देशों में व्यापार 30% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। 1999 में 13 करोड़ 80 लाख डॉलर तक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो कि 2006 में 18 अरब डॉलर का हो गया है, ठीक है। पहले 1999 में 13 करोड़ कितना था 80 लाख, फिर उसके बाद अब कितना हो गया 18 अरब डॉलर का हो गया, देखो कितना बढ़ चुका है। आशा है दोनों देशों में संबंध और भी मजबूत होंगे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, चीन और भारत के बीच में जो संबंध है वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो मधुर होते जा रहे हैं, मतलब सुधरते जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो बार से हो या फिर किसी चीज़ का लाभ उठाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मधुर संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिलहाल अगर हम देखें सैद्धांतिक तौर पर भारत और चीन के बीच में या कुछ समझौते को लेकर भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हैं। तो गाइस इसी के साथ ये जो यूनिट 3 के अंदर जो आपसे भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो कैसे रहे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको वही लिखना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया और एक्सप्लेनेशन दी। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।